नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अखिलेश यादव लगातार ताबड़तोड़ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से लगातार वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता में ऐसे ऐसे खुलासे करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को शामिल करते जा रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल खुद भाजपा की नींद उड़ी हुई। 2 दिन पहले वो आरएलडी के 100 से ज्यादा समर्थकों को शामिल कराते हैं। दूसरे दिन पियरका चचा को बड़ा झटका देकर उनके प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके महेंद्र राजभर को शामिल कराते हैं। तीसरे दिन चौहान समाज के दारा सिंह चौहान के सजातियों को शामिल कराते हैं। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मजदूर सभा के प्रदेश भर के लोग आए हुए थे और आज तो उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिस खुलासे को सुनकर मायावती कह रही होंगी आज भतीजे ने असली सच कह दिया। उनके इस बयान से पूरा सियासी पारा चढ़ गया। यह हमला उन्होंने सीधा प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा कहे जाने वाले राजा भैया पर बोला है। पूरा डिटेल तो आलोक सर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस पूरे मामले पर आज वो विफर गए। बोले मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी चूक थी जो मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के फैसले को बदला था। वो वक्त, वो समय मुझे आज साल रहा है और आने वाले वक्त में राजा भैया कभी विधानसभा का चुनाव नहीं जीतेंगे। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, बात ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र आया समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष गुलशन यादव का। दरअसल गुलशन यादव के खिलाफ सरकार ने राजा भैया का लोग है ना कि राजा भैया के कहने पे सरकार ने बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर लिए गए और अभी हाल में उनकी 7 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर सबको चौंका दिया कि हमने वहाँ के एसएसपी से बात की और उसकी बातचीत से मुझे लगा कि उसके ऊपर बहुत दबाव है। उसके बाद वो बोले कि हम ये मानते हैं कि हमने राजा भैया का सीधे नाम नहीं लिया कि जो सज्जन प्रतापगढ़ में गुलशन यादव के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, हमने मायावती सरकार ने मायावती जी के ऊपर सही फैसला लिया था और सपा ने उस फैसले को पलट करके बहुत बड़ी गलती की थी। दर्शकों को बता दूं कि 2002 में पहली बार राजा भैया गिरफ्तार हुए थे। मायावती जी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर कोटा लगाया था। कोटा को कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म टेररिस्ट एक्ट। बहुत कड़ा कानून था ये और 11 महीने तक राजा भैया जेल में थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बसपा टूट जाती है और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने राजा भैया के खिलाफ कोटा वापस लेने की घोषणा की। आपको बता दूं कि राजा भैया पिछले कई सालों से कुंडा से विधायक हैं और उनके खिलाफ कभी भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया था सिवाय 2022 के। 2022 में गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने कुंडा से प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उस सीट पे राजा भैया 20-21 हजार वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। और अब अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए पे काम कर रहे हैं, गुलशन यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में ताबड़तोड़ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अखिलेश यादव ने साफ बोला कि आप जब इन दर्ज मुकदमों की तारीफ को देखेंगे और समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि ये राजनीति से प्रेरित है। आज चर्चा इस बात की है शिव कुमार जी की जो राजा भैया जो हमेशा नेताजी की और समाजवादी पार्टी के बड़े करीबी थे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि समाजवादी पार्टी और राजा भैया के रिश्ते में तनाव कैसे हो गया। वैसे आपको बता दूं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब लालजी सरोज के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, माफ कीजिएगा, इंद्रजीत सरोज के लड़के जब कौशाम्बी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पुष्पेंद्र सरोज का उस वक्त राजा भैया ने कह दिया था अपने समर्थकों की वो जिसको चाहे उसको वोट दें। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील नहीं की थी,
नतीजा ये रहा कि कौशाम्बी की सीट पे समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज, जिनकी उम्र तब 25 साल से कुछ महीने ही ज्यादा थी, वो वहां से चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसा माना गया कि दो जगह पे जहां पे सपा जीती है चुनाव, एक कौशाम्बी और दूसरा आप जानते हैं प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी राजा भैया का अच्छा प्रभाव है, वहां से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव में जीत हासिल की। तो लोकसभा चुनाव को बीते अभी 11 महीने 12 महीने भी नहीं हुए, और उसी बीच में जो संबंध खराब हुए हैं राजा भैया और सपा के बीच में, वो एक, और उसमें आज अखिलेश यादव का खुल के बोलना और ये बोलना कि भाई हमने मायावती सरकार के फैसले को पलटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये एक मामूली घटनाक्रम नहीं है सुकुमार जी। और दूसरी बड़ी बात, अखिलेश यादव की एक बड़ी बहुत अच्छी खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ता के बुरे वक्त में बड़ी मजबूती से खड़े होते हैं। गुलशन यादव के पक्ष में अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से खड़े हुए और आज उसका उन्होंने बोला भी है। आप वीडियो भी लगा दीजिए, वीडियो है, मैं चाहूंगा थोड़ा वीडियो सुनवाइए जो अखिलेश जी ने बोला है। ये सुना आपने वीडियो। आज अखिलेश जी ने बहुत कुछ, एक आप जानते हैं कि लखनऊ में एक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अखिलेश यादव की सरकार बनवा रही थी और इसको बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार ने इसके काम पे रोक लगा दी थी और अब सुनने में आ रहा कि सरकार इसको बेचने की बात कर रही है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण से समाजवादी पार्टी का बड़ा भावनात्मक लगाव है, तो उन्होंने ये कह के चौंका दिया कि सरकार बेचना चाह रही है तो समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर को खरीदेगी, और उन्होंने खोल के कहा कि इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं से चंदा मांगूंगा। तो ये जो बयान है, एक तरफ तो अपने कार्यकर्ता जिसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी 7 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया, उसके पक्ष में बड़ी मजबूती से खड़े हुए अखिलेश यादव। और अब लग रहा है कि राजा भैया के लिए खासकर कुंडा की विधानसभा सीट में 2027 में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। वैसे आप जानते हैं कि अभी 2027 में चुनाव में लगभग 18 महीने का समय बाकी है और राजनीति में 18 महीने का समय बहुत बड़ा दौर होता है। लेकिन फिलहाल ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है जेपीएनआईसी को लेके, उनका भावनात्मक लगाव सबको साफ दिखा। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ बेचने की बात करती है, इसने कुछ बनाया नहीं। सरकार को भी घेरा। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाने वाले सरकार के हर फैसले के साथ सरकार पूरी, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट था जो मैंने कहा दर्शकों को जानना जरूरी है। और आज बड़े अच्छे मूड में था। उन्होंने एक बात मीडिया में बार बार फैलाई जाती है कि शिवपाल जी से अखिलेश यादव के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के बगल में शिवपाल जी थे और उन्होंने बोला कि मेरे चाचा से संबंध बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग सदन की कार्रवाई नहीं समझते लेकिन बयानबाजी जरूर करते हैं। खनन के भ्रष्टाचार के मामले पर अखिलेश ने मुस्कुराकर कहा कि योगी जी ने शायद पहली बार सच बोला, जाने वाले की तारीफ होनी चाहिए, अब तो आप सबको पता कि कौन जा रहा है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, साक्षी महाराज को लेकर कही।
साक्षी महाराज आप जानते हैं, जो उन्नाव से तीसरी बार चुनाव जीते हैं, सांसद का लगातार, वैसे उसके पहले भी सांसद रह चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जाति जनगणना के लिए साक्षी महाराज को धन्यवाद दिया कि साक्षी महाराज ने दबाव नहीं बनाया हो तो जाति जनगणना नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कह के चौंका दिया कि हम जिस दिन साक्षी महाराज जी से अनुरोध करेंगे वो भाजपा छोड़कर हमारे साथ खड़े होंगे। तो एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, सपा के संपर्क में। हाँ, माफ कीजिएगा। तो दूसरा, आज सुबह आगरा में जो एनकाउंटर हुआ जिसमें तमाम मीडिया हाउस ने उसको अमन यादव बता दिया, उस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। सरकार जानबूझकर, उनका कहना था कि सरकार जानबूझकर, सरकार के एक अधिकारी ने जानबूझकर उस अपराधी का नाम अमन यादव बताया, जबकि अमन यादव नहीं था, उसका नाम वो किसी और जाति से था। तो सपा, उनका कहना है कि इस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। दूसरा, बुंदेलखंड में जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया था कि तमाम तरह की मिसाइल्स बनेंगी, ये बयान सुन लीजिए। वही हम लोग देने को तैयार हैं, और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जीबीएनआईसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था, उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपीएनआईसी और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है कि एक नेता की लेगेसी को कैसे हम अगली पीढ़ी तक लेकर जाएं। इसलिए जब सब बीजेपी बेच रही है तो हम ये खरीदना चाहते हैं, समाजवादी लोग मिलकर के। पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों से मैं अपील करूंगा कि वो हमें चंदा भी देंगे और हम ये लेना चाहते हैं। जरा मैं कुमार जी, मैं कहूंगा कि जो राजा भैया का बिना नाम लिए जो बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसको भी सुनवाइए ताकि दर्शक समझे। देखिए अखिलेश जी संबंधों को की मर्यादा को समझते हुए नाम नहीं लिया, लेकिन बात दरअसल वो राजा भैया पे कर रहे थे। और ये स्वीकारोक्ति की मायावती ने राजा भैया पे पोटा लगाया था, सही लगाया था, और हमने उनको हटाकर गलत किया। अब देखिए इसके दो राजनीतिक मायने हैं। अगर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहूं कि जब राजा भैया जेल में थे और बसपा टूटी थी, तो कई लोगों का कहना था कि बसपा के के कई विधायक छोड़ के बसपा से अलग हुए थे, उसमें राजा भैया की बड़ी भूमिका थी। और उसी वजह से जैसे ही मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने पहला काम ये किया कि राजा भैया के ऊपर कोटा का जो मायावती सरकार ने जो पोटा लगाया था उसको हटाया। उसके बाद ही राजा भैया जी बाहर निकले और मंत्री बने। खाद्य और सिविल सप्लाई, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर बने थे। एक बात और बता दूं कि राजा भैया 2012 में भी, 2012 से 17 के बीच में भी काफी समय तक अखिलेश के सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो अब चूंकि गुलशन यादव वाले मामले में जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं, उससे अखिलेश जी बहुत नाराज लग रहे हैं। तो रोज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज लगातार
तथ्यों के साथ सरकार को घेर रहे हैं। वैसे दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज कई शहरों में मॉक ड्रिल हुआ और तो बताओ, ऐसा लग रहा है फेक इनकाउंटर है कि नहीं? और आगरा में अपराधी को का नाम पहले अमन यादव बताया गया, उस पर बहुत नाराज हुए कि वो यादव नहीं था, जानबूझ के सरकार के एक अधिकारी ने उसका नाम अमन यादव बता दिया। देखिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब इन आरोपों को लगा रहे हैं तो सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। आज दिन भर यादव समाज में बड़ा आक्रोश था और वो आक्रोश आपको सोशल मीडिया पे रिएक्शन से देखा। तो लगातार आलोक सर ये सब हो रहा है। अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान सब परेशान हैं। देखिए, हमको लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, ये राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, सुनिए मेरी बात सुनिए, ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे संजय निषाद जी हो या दारा सिंह चौहान, ये लोग बगैर सत्ता के नहीं रह सकते हैं। याद करिए, ओम प्रकाश राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जब उनकी सरकार नहीं बनती है तो साल भर के अंदर ही सपा का गठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। वह संजय निषाद तो भाई चुनाव के पूर्व गठबंधन होता इसके, वो तो भाजपा के साथ गठबंधन में थे। और दारा सिंह चौहान का भी है। तो इस तरह से साक्षी महाराज के विधायक थे, इस्तीफा देकर दोबारा एमएलसी बने, विधायक तो बने नहीं, जीते नहीं, चुनाव हार गए थे। लेकिन साक्षी महाराज को लेके जो बोला है भाई साहब, उसके बड़े मायने हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी की नजर जो है वो साक्षी महाराज के जरिए की, वो कह रहे हैं कि हम जब उनसे अनुरोध करेंगे साक्षी महाराज जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मजेदार बात यह है कि बयान आए 7-8 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक साक्षी महाराज जी ने इस बयान पे रिएक्शन नहीं दिया। नॉर्मली उनके यहाँ से रिएक्शन आने में देर नहीं लगती है। तो साक्षी महाराज की चुप्पी भी सवाल खड़ा करती है फिलहाल। सर और एक सरकार कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह लगातार लोधी समाज की एक युग पुरुष मानी जाती हैं अवंती बाई, उनके लेकर और लोधी समाज की लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि लोध समाज के एक बड़े तादाद में एटा, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, झांसी, ये सब इलाका लोध बाहुल्य, शाहजहांपुर, उन्नाव में भी बड़ी संख्या में लोध है, जहां से कि पिछला लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं साक्षी महाराज जी। और आपका आमला, बरेली, तो बदायूं, तो लगातार राजवीर सिंह घूम रहे हैं और साक्षी महाराज घूम रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं क्या राजवीर सिंह भाजपा से। मैं आपको ये थोड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि आज सपा की मजदूर और किसान मजदूर संगठन की बैठक थी और किसानों मजदूरों ने अपना दर्द बताया। बुंदेलखंड में किसानों का बड़ा बुरा हाल है और बड़ी गरीबी है वहाँ पे, और जो सरकार ने दावा किया था कि हम वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, तमाम तरह के हथियार बनाए जाएंगे, अखिलेश यादव ने तंज कसा कि जो लोग मिसाइल बनवाने का दावा कर रहे थे कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगा, वहाँ सुतली बम भी नहीं बन रहा है। तो दूसरी बात, किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं, लगातार जन सरोकार के मुद्दे उठाना, उस पर काम करना, उस पर बहस करना और हर पीड़ित के साथ खड़े होना, ये और जिस तरह से विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियों, विभिन्न समाज के हर वर्ग के लोग जिस तरह से समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और बार बार कह रहे हैं कि योगी, उनको जिसको जाना है वो आप जानते हैं कौन जा रहा है, आप तो जाने वाले हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में पिछले
कई महीनों से उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो नहीं फैसला हो पा रहा है, तमाम महत्वपूर्ण विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है जिनके बारे में, जिसकी वजह से उन विभागों के काम पे असर पड़ रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, हर मसले पे योगी सरकार घिरती चली आ रही है और अखिलेश यादव हर दूसरे या तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, बल्कि अपने उस समाज जो भी समाज पीड़ित है उसके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर उनकी बात मीडिया तक पहुंचाने की मदद भी कर रहे हैं। चलिए, रोज ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई दलों की, कई नेताओं की छाती पर सांप लौटता रहता है। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपनी चूक मानी है, क्या इससे मायावती जी और इन सब पर असर पड़ेगा? बड़ा एक बात तो यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात समझ में आ रही है कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। इस तरह से इसलिए सार्वजनिक मंच से उन्होंने मायावती जी की तारीफ की है। इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का कुनबा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। और बहन जी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की, बहुत दिनों बाद बहन जी निकली और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की है, तो वो भी एक तस्वीरें आई हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कई जिलों में मॉक ड्रिल हुआ है, उसके लिए उससे भी तमाम वीडियोज आए हैं। मैं चाहूंगा श्री कुमार जी, सरकार ने जो मॉक ड्रिल को लेकर जो वीडियो जारी किया है उसको आप दर्शकों को दिखाएं और दर्शक उसको देखें और उसके बाद दर्शक समझें कि कहीं न कहीं युद्ध के लिए अब देश की जनता को भी तैयार किया जा रहा है और पूरा देश भी चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा जो हिंसा उत्तर भारत में कराई जा रही है उस पर सरकार अंतिम और निर्णायक प्रहार करे। देश की पूरी जनता और विपक्ष सरकार के हर फैसले में, पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाने वाले हर फैसले में भारत की सरकार के साथ देश की जनता और विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। चलिए आलोक सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर हाजिर रहेंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार।